हेलो दोस्तों, आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट के एक ऐसे स्टेट की बात करेंगे जहां पे 2023 से लगातार हिंसा जारी है। हालांकि पिछले कुछ समय तक ये नहीं हो रहा था, लेकिन फिर आपने कल देखा, कल परसों से फिर से ये न्यूज में आ गया है। वहां पे जो है हमला किया गया है। तो ये जो हिंसा है वहां पे क्यों हो रही है और इतना जो है स्थिति इतनी गंभीर क्यों है, इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले जो है इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी जानना पड़ेगा। तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम इसके जो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक जो मतलब इसके बेसिक है उसको पढ़ेंगे कि क्यों इस तरह से समस्याएं बनी। उसके बाद हम लोग समझेंगे, दूसरे पार्ट में समझेंगे कि वर्तमान में क्या स्थिति थी और वर्तमान में जो हिंसा का कारण था वो क्या था। तो कहीं ना कहीं ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कि जीएस में जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें ये महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट का जो स्थिति है कुछ अलग है भारत में, और नॉर्थ ईस्ट जो है एक अलग तरह का कल्चर है, अलग तरह का वहाँ पे ज्योग्राफिकल रीजन है, हिस्ट्री भी अलग है। तो इसके कारण जो है भारत से जो देखेंगे कि एकदम चिकन नेक से, एकदम चिकन नेक कहते हैं जो पश्चिम बंगाल का है, उसी से वो जुड़ा हुआ है। अगर उसको देखेंगे सामरिक रूप से इतना इंपॉर्टेंट वो जगह है। अगर इस चिकन नेक को यहाँ पे ये देखिए, इसी को कहा जाता है चिकन नेक, इसको अगर यहाँ पे बंद कर दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट का सारा जो है स्थिति बिल्कुल ये हो जाएगा। यहाँ से इतना ही से वो जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए उसको चिकन नेक कहा जाता है। तो ये देखेंगे आप, यूपीएससी में महत्वपूर्ण है और बाकी सारे एग्जामिनेशन में तो है ही है। तो 2023 में जब शुरू हुआ तो इसमें कहा गया कि इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। फिर जो मेइती वहाँ पे है उसका बहुसंख्यकवाद का उस पर जो है बहुत ज़्यादा आरोप लगा। फिर उसके बाद एंटी क्रिश्चियन जो कहा गया वहाँ पे सेंटिमेंट्स है। फिर इलीगल माइग्रेशन की समस्या है। फिर जो है आपका क्रॉस बॉर्डर नार्कोटिज्म की भी समस्या वहाँ पे बताई गई। तो ये सारी समस्याओं को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इनका हिस्ट्री क्या है और ज्योग्राफी क्या है और इनका कल्चर क्या है, उनका रिलीजन क्या है, क्यों इस तरह की समस्याएं वहाँ पे हो रही हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं सिर्फ उसके जो पास्ट के मतलब बात है, क्यों ऐसा है, एक जानने का प्रयास करते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या है मणिपुर का स्थान, और क्यों इस तरह से चीजें वहाँ पे हिस्टोरिकली वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे भारत का राज्य बना वो, और किस तरह से जो है वहाँ पे अभी स्थिति है। तो इससे फिर हम लोग अगली क्लास में जानेंगे कि जो है वर्तमान में जो घटना का कैसे क्रमबद्ध रूप से वहां पे हुई और किस तरह से वहां पे चीजें की जा रही है और क्या क्या उसका असर हो सकता है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम समझने का कोशिश करते हैं समझने की कि ये जो है मणिपुर को हम कितना जानते हैं। सबसे पहले मणिपुर के बारे में जान लीजिए कि ये नॉर्थ ईस्ट का एक महत्वपूर्ण राज्य है। ये देखिए, ये मणिपुर है। इसके बाउंड्री को देख लीजिए, नॉर्थ में नागालैंड से मिलता है। ये 3 स्टेट है इंडिया का जिससे मिलता है। फिर आप वेस्ट में देखेंगे असम से मिल रहा है ये, और साउथ में देखेंगे तो मिजोरम से मिलता है ये। 3 इंडियन स्टेट से, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है जिसको म्यांमार यानी बर्मा जिसको कहा जाता था, म्यांमार से मिलता है। और म्यांमार में आप देखेंगे कि चिन स्टेट है और सैगन, ये 2 जो स्टेट है यहाँ पे इस एरिया से इसको यहाँ मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ से देखिए कि आप इंटरनेशनल बाउंड्री भी इसमें मिल रहा है, वो भी बर्मा, जहाँ पे कि अपने आप में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। वहाँ पे सैन्य शासन लागू है, आपको पता है, लोकतंत्र वहाँ पे खत्म हो चुका है। तो ये स्थिति जो है यहाँ पे, इसके कारण जो है यहाँ की समस्या जो है, मणिपुर की समस्या थोड़ी और ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री इसका है। फिर आप देखिए इसका जो एरिया है कितना है, 22,000 एरिया आप देख लीजिएगा, 22,327 स्क्वायर किलोमीटर है। 327 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया में फैला हुआ है ये स्टेट। और जो है आपका इसका लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिएगा, मेइती है, ऑफिशियल लैंग्वेज मेइतेई है। और जो स्क्रिप्ट है ये भी इनका अपना स्क्रिप्ट है, ये भी मेइतेई है। और ये जो लैंग्वेज है आपका, ये तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज इसको कहा जाता है, जिससे ये लिंग्वा फ्रैंका भी कहा जाता है। तो इसको जो है मणिपुर को कहा जाता है क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस रोड ऑफ एशियन इकोनॉमिक एंड कल्चर, जो एक्सचेंज का एक स्थान कहा जाता है। क्योंकि पिछले बोला जाता है 2500 वर्षों से जो है यहाँ पे जो है इस तरह की बहुत ज्यादा यहाँ पे जो कल्चरल बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, मिक्स हुआ है। कहाँ कहाँ से हुआ है आपका, आप देखेंगे तो जो आपका साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट, आप म्यांमार से नीचे जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है आपका। उसके बाद देखेंगे आप ईस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया है, देन पॉलिनेशिया है जो आपका पैसिफिक ओशियन में है, और माइक्रोनेशिया है जो पैसिफिक ओशियन में है, और साइबेरिया और आर्कटिक। इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरली और जो है आपका इकोनॉमिक रूप से जो एक्सचेंज का कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट रीजन है।
अब देखते हैं इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप समझेंगे इसका तब थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी कि अभी ऐसी समस्या क्यों है। तो हिस्टोरिकल अगर देखेंगे आप तो सबसे पहले जो है मिला उसका रिटन रिकॉर्डेड मिलता है 1900 सीई से, लेकिन अगर देखेंगे हमारे काम की चीजें कहाँ से होती हैं शुरू, तो 1762 से शुरू होती है। 1762 में वहां के राजा थे राजा जय सिंह, मतलब वहां पे राजा पहले रजवाड़ा था और हमारा जो पूरा रीजन था इंडिया का वो ब्रिटिश सरकार के अंदर था। तो वहां पे जो राजा थे जय सिंह, वहां पे आक्रमण किया गया बर्मीज से, आपको पता है इसकी बाउंड्री मिलती है। तो जब बर्मा ने आक्रमण किया तो वहां के राजा ने जो है भारत में ब्रिटिश शासक से जो है वहां पे अपना ये मांगा सुरक्षा के लिए कि आप जो है उनको हटाइए यहाँ से, मतलब रिपेल कीजिए, वहां से हटाने के लिए ट्रीटी किया, ठीक है, जो म्यांमार के साथ हुआ। फिर 1824 में भी इसी तरह का रिक्वेस्ट किया गया ब्रिटिश शासक से कि आप जो है उनको फिर से कीजिए, क्योंकि फिर से बर्मा ने आक्रमण कर दिया। फिर 1891 में, और इसी के बीच में हो क्या रहा था कि वहां पे उत्तराधिकार की भी लड़ाई लगातार चल रही थी। सक्सेशन आपको पता है कि जो दिया जाता है अपने राजा, क्या करते, राजा का जो बेटा होता था उसी को दिया जाता था गद्दी। तो इस तरह की लड़ाइयां वहां पे चल रही थी। तो 1891 में क्या हुआ कि चूड़ा चांद वहां पे 1891 में ये चूड़ा चांद मात्र जो थे ये 5 साल के थे, इनको राजा बनाया गया, यहाँ का इनको राजा बनाया गया। और जब ये राजा बने तो आप समझ लीजिए कि क्या हो गया, ये बिल्कुल ये नॉमिनेट किया गया। तब ये जो है बिल्कुल ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, जिसको आप क्या कहते हो प्रिंसियली स्टेट में ये हो गए, प्रिंसियल स्टेट यही थे ये। तो ये क्या हुआ, एकदम बिल्कुल ब्रिटिश सुपरविजन में आ गए। अब वहां पे छोटा मतलब 5 साल का है तो ये सुपरविजन में आ गया। और जो है यहाँ पे बहुत सारा काम किया गया 8 साल तक, जैसे स्लेवरी था, और जहाँ पे यहाँ लेबर फोर्स, जो फोर्स लेबर थे उसको खत्म किया गया। थोड़ा मोड़ा मतलब रोड का भी वहाँ पे विकास शुरू हुआ। तो 1907 से देखेंगे आप कि यहाँ पे राजा और उसका दरबार और काउंसिल, ये दोनों मिलके वहां पे शासन करता था। जो काउंसिल था, काउंसिल में जो मेंबर होते थे, जो इंडियन सिविल सर्वेंट होते थे, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा पार करते थे, वो होते थे, उनको जो वाइस चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता था। लेकिन 1900 जो है आपका 7 में क्या हुआ कि जो फिर से राजा को है ये दे दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट थी, मीन्स जो ब्रिटिश समय में इंडियन सिविल सर्विसेज का परीक्षा पास करके आते थे, उनको वहां का प्रेसिडेंट बना दिया गया और राजा को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पावर दे दिया गया। इस तरह से ये चलते रहा। और 1917 में देखिए इस तरह से ब्रिटिश राज्य और भारत, मतलब वहां के राजा मिलकर शासन चलाते रहे। लेकिन 1917 में जो घटना घटी, यहां से शुरू होता है आपका, जो अभी आप समझेंगे कि कहां से ये घटनाएं जुड़ती हैं आपकी। 1917 में कुकी जनजाति है वहां पे, इसने क्या किया, यहाँ पे इसका शुरू हुआ अपराइजिंग। ये हिली ट्राइब होते हैं। कुकी जनजाति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो है हिली ट्राइब होते हैं। और यहाँ पर जो है मेनली आप देखेंगे जब मणिपुर का वो हिस्सा जहाँ पे कि हिली एरिया है, जो आपको हम बताएंगे, वहां पे कुकी जनजाति रहती है। तो यहाँ पे जब शुरू हुआ अपराइजिंग तो वहां पे गवर्नमेंट का सिस्टम, नया सिस्टम बनाया गया, जिसमें कि उसको 3 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया। अपराइजिंग ऑफ कुकी, अब इसको क्या किया गया, 3 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया। अब ये जो है आपका कहाँ पे दे दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास दे दिया गया, ये हो गया असम गवर्नमेंट के पास, जो है असम को ही दे दिया गया इसका एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय से देखेंगे कि असम का वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया। तो हम कुकी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया की जो है ना, ये महत्वपूर्ण जनजाति है, जो मिजो हिल एरिया जो है, लुसाई हिल जिसको कहते हैं, आप पढ़ते होंगे नॉर्थ ईस्ट जब, तो उसमें लुसाई हिल पढ़ते हैं, वहीं पे ये रहते हैं। जो कि इंडिया और ये जो यहाँ पे बॉर्डर है ना, यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे बीच में, यहाँ पे कुकी जनजाति रहती है। म्यांमार के बॉर्डर के बीच में लुसाई देखेंगे आप अगर मैप में, तो लुसाई पर्वत मिलेगा, हिल मिलेगा आपको, वहां पे ये लोग रहते हैं। और इनका जो भाषा, चूंकि ये बहुत दिनों से रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एसिमिलेट हो गए हैं किसके साथ, मेइती जनजाति के साथ। और इनकी जो भाषा है और इनका जो कल्चर है बहुत हद तक अडॉप्ट कर लिया है उन्होंने वहाँ के मेन लोगों से। ट्रेडिशनली देखेंगे तो ये बहुत छोटे छोटे मतलब जंगल में रहते थे और छोटे छोटे स्थान पे रहते थे। और इनका जो एक चीफ होता था
और जो इनका जो सक्सेशन था वो सबसे छोटे बच्चे को दिया जाता था, और बाकी जो बच्चे होते थे उनको मतलब शादी कर दी जाती थी और उनको अपना गांव ढूंढने के लिए कहा जाता था। तो इस तरह का इनका एक अलग कल्चर है वहाँ पे। इनकी जो एग्रीकल्चर का आपने स्लस एंड बर्न सिस्टम पढ़ा होगा, जो कि आपको स्लैश पहले वहाँ पे सफाई करते हैं, सब्सिस्टेंस कृषि का फार्मिंग जो कहते हैं, कि वहाँ पे पहले जलाते हैं, फिर वो वहाँ पे राख होता है उसमें अनाज उपजाते हैं, फिर वहाँ पे चूंकि उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है, फिर अगले जगह जाके फिर से इस तरह से जंगल को काट के जला के उस तरह से ये काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ये फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं और बहुत ज़्यादा इनका जो है डेवलप नहीं है। तो इस तरह से देखेंगे कि कुकी जनजाति का वहाँ पे जो है शुरू होता है अपराइजिंग 1917 से। फिर 1947 में क्या हुआ, आपका राजा बोध चंद्र सिंह थे। जब हम लोग का भारत आजाद हुआ 1947 में, तो यहाँ पे राजा कौन थे, बोध चंद्र थे, बोध चंद्र सिंह। इन्होंने क्या किया, साइन किया हमारे यहाँ, जो उस समय चूंकि सारे राज्य कर रहे थे, तो मणिपुर को इंडिया में मिलाने के लिए एक्सेशन संधि की थी, और जो है जो उस समय से असम का शासन था वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन, उसको एबलिश कर दिया गया और ये भारत का पार्ट हो गया। और इसको आपको पता है किस में रखा गया, पार्ट सी। पता है कि जब प्रिंसिपली स्टेट मिल रहे थे, चाहे सारे स्टेट को जब भारत में मिलाया जा रहा था, तो ए बी सी में रखा गया था, तो मणिपुर को किस में रखा गया था, आपको पार्ट सी के स्टेट में रखा गया था। ठीक है, तो लेकिन 1949 में इसको यूटी बना, फिर 1949 में देखेंगे ये यूनियन टेरिटरी बना, 1949 में ये यूनियन टेरिटरी बना, और 1972 में ये फुल्ली स्टेट बना। भारत का जो है ये स्टेट का दर्जा इसको कब मिला, 1972 में, जनवरी 21 जनवरी 1972 में ये भारत का स्टेट बन गया। ठीक है, यहाँ पे जो है 16 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नमेंट आपको पता है कि जो गवर्नर होते हैं यहाँ के स्टेट के, मतलब जो प्रधान होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली हेड कौन होता है हमारे यहाँ स्टेट में, गवर्नर होते हैं, जिनको कि अपॉइंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, उसके बाद विधानसभा में 60 सीट है, हाईकोर्ट इनका अपना है इम्फाल में, और राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीट है। ये अभी जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहां पे ऐसा चल रहा है। अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, क्योंकि ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी चीज को आप समझेंगे तब। तो देखिए ये है आपका, ये पॉलिटिकल मैप है, इसके जितने इसके राज्य हैं, और ये आपका जो है ज्योग्राफिकल है। तो ज्योग्राफिकल रीजन में 2 तरह का यहाँ पे रीजन मिली है। एक तो जो है आपका मणिपुर रिवर वैली, जो मणिपुर रिवर वैली है, ये यहाँ पे जो एरिया है, ये मेन एरिया जो इसको कहा जाता है। ठीक है, मिडल में है आपका मणिपुर रिवर वैली। यहाँ पे देख रहे हैं आप, लोकटक जो है यहाँ इम्फाल राजधानी है। तो यहाँ पे मेन रिवर कौन सी है आपकी, यहाँ पे लोकटक लेक है जो बहुत फेमस है। यहाँ मणिपुरी रिवर है, मणिपुरी रिवर कहते हैं, जो कि उसी से निकलती है, लोकटक झील से निकलती है, और साउथ में जाके जो किससे मिलती है, ये जाके चिंदविन, आपने पढ़ा होगा, म्यांमार की नदी है, चिंदविन की सहायक नदी भारत में है, उससे जाके वो मिलती है, और वो जो है जाके चिंदविन में मिल जाती है। तो ये सब आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका फैक्चुअल है ये। फिर यहाँ पे देखेंगे इसका एरिया कितना है, 1787, ये जो आपका रीजन है, ये एरिया जो है 1787 स्क्वायर फीट है, और ये जो है मूल रूप से जो डोमिनेटेड है मेइती पीपल के द्वारा। एरिया 10% है इसका, लेकिन जो है यहाँ पे लोग कितने रहते हैं आपके, 57। टोटल एरिया अगर मणिपुर का देखेंगे तो उसका 10% है यहाँ पे, और लोग कितने, पॉपुलेशन कितना रहता है यहाँ पे, तो 57% लोग रहते हैं। मतलब सोचिए कि हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये यहाँ पे, है ना। तो हम देखते हैं कि ये जो इसका विस्तार आप देखेंगे तो नॉर्थ टू साउथ है, ऐसे करके नॉर्थ टू साउथ है इसका विस्तार, और जो इसका जो हाइट आप बताएंगे तो 790 मीटर है। ये सबसे आपको समझ में आएगा कि ये इतना ज्यादा क्यों, मतलब क्यों ऐसा है कि इस तरह की समस्याएं यहाँ बार बार हो रही हैं। तो आप देखेंगे कि ये पे डेंसली पॉपुलेशन है, 10% एरिया है, लेकिन यहाँ पे 57% लोग रहते हैं, और यहाँ पे संसाधन भी जो है अधिक है। और दूसरा एरिया जो है आपका कौन सा है, हिली रेंजेज है। तो हिली रेंज देखेंगे आप, यहाँ पर नॉर्थ में जो है नागा है, अगर ईस्ट में देखेंगे तो ईस्ट मणिपुरी हिल है, और उधर वेस्ट में देखेंगे तो वेस्ट मणिपुरी हिल है, और नीचे देखेंगे मिजो और चिन, 2 पहाड़ियां हैं जो साउथ में है। ये सब हिली एरियाज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा मैप में भी एक बार, इसकी हाइट जो है
आपकी कितनी है यहाँ पे, लगभग जो है 1500 से 1800 मीटर है। और आप देखेंगे नॉर्थ में सबसे ऊंचा है, देखिए 2832, ये जो है नॉर्थ में सबसे ज्यादा ऊंचाई है यहाँ पे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नदी बहती है आपकी बराक रिवर, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, बराक रिवर है, ये यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो यहाँ पे, ये भी गिर जाती है आपके बांग्लादेश में मेघना नदी से जाके मिल जाती है ये नदी जो है बराक रिवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये सब आप देख लीजिएगा। इसको सुरमा रिवर कहते हैं, कहाँ, यहाँ पे इसको सुरमा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट जो है आप इसको देखिएगा। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे एरिया है। एक आपका है केइबुल लामजाओ पार्क, आपने सुना होगा, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है केइबुल लामजाओ पार्क। ये वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा पार्क है जो फ्लोटिंग पार्क है, विश्व का एकमात्र है जो फ्लोटिंग पार्क है। और ये कहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे लोकटक जो लेक है उसके अंदर ही है ये, ठीक है। दूसरा है कांगला फोर्ट, ये सब देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चूंकि ये न्यूज में है तो पूछा जा सकता है, ये फैक्चुअल है, एक बार मैप में आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग इसके देखते हैं, ये ज्योग्राफिकल हो गया। अब ज्योग्राफिकल देखेंगे तो ये देखिए आपका ये नागा, ये ईस्ट जो मणिपुरी है, ये मिजो है, चिन है। तो ज्यादातर जो जनजातियां हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही लड़ाई है, यहाँ पे जो रह रहे हैं और यहाँ पे जो रह रहे हैं, लड़ाई जो है इन्हीं के बीच की लड़ाई है। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो है यहाँ पे कितनी जनजातियां रहती हैं, इसको समझेंगे तभी आप को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 मेन जनजाति है, मेइती, दूसरा है आपका नागा और फिर है कुकी, जिसको कुकी जो भी कहते हैं। ये 3 जनजातियां जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आपने अगर अभी घटना सुना होगा, जान रहे होंगे, तो पता होगा कि इन्हीं लोग में लड़ाई हो रही है। जनसंख्या देखिए इसका 53% है, मेइती जो यहाँ पे टोटल जनसंख्या का 53% है। ये 20.9% लगभग 21% है। और ये जो आपकी कुकी है वो 16% जनजाति यहाँ पे रहती है। ये जो है आपका, अगर आप देखेंगे इसके अलावा जो है बाकी छिटपुट लोग हैं, जो मेनली ये 3 लोग यहाँ पे बसते हैं जिसके बीच में ये लड़ाई है। अगर नागा देखेंगे तो मैंने आपको बताया था नॉर्दर्न स्टेट है जहाँ पे नागा रहते हैं। कुकी जो है सदर्न जहाँ पे चिन था, और ये जो मिजो और चिन थे जहाँ पे, देखिए एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पे नागा जनजाति, नागा हिल भी है, नागा जनजाति रहती है। यहाँ पर जो है चिन और मिजो जो है, यहाँ पे कुकी जो जनजाति रहती है। और यहाँ पर जो मेन जो यहाँ पे मतलब प्लेन एरिया है, वहां पे मेइती जनजाति यहाँ पे रहती है। तो इसको देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे जो है डोमिनेंट कौन है यहाँ पे, तो आप देखेंगे मेइती जनजाति यहाँ पे डोमिनेंट है। कुछ जो जनजातियां हैं, ऐसा नहीं है कि नागा और जो कुकी है ये वहां नहीं रहती है प्लेन एरिया में, कुछ जो है वहां भी प्लेन एरिया में भी रहते हैं जहाँ पे मेइती लोग रहते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे रिलीजन के बारे में अगर देखते हैं तो रिलीजन जो है, जो मेइती जनजाति है उनकी जो रिलीजन है ज्यादातर क्या है, हिंदू डोमिनेंट है, वो हिंदू जनजातियां हैं, मतलब हिंदू जो धर्म है उनका। और बाकी जो आप देखेंगे जितने यहाँ पे जैसे नागा हैं, कुकी हैं, जो जनजातियां पहाड़ी में रहती हैं, उनकी जो है क्रिश्चियन जो है, उनपे बहुत ज्यादा क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोग हैं। और एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे कल्चरली जो है बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। 1961 में जो है वहाँ पे सिर्फ 19% क्रिश्चियन रहते थे, और अभी के डेट में आप समझ लीजिए कि वहाँ 41% क्रिश्चियन की जनजाति, क्रिश्चियन लोग रहने लगे हैं। तो ये भी एक टसन का एक कारण बना है यहाँ पे। और जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं मेनली कहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, जो थोड़ा कम डेवलप है उस क्षेत्र में। मतलब आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी इलाका है वैसे क्षेत्र में वो ज्यादा रहते हैं, हिली रीजन में। इसके अलावा आप देखेंगे थोड़ी मुस्लिम जनजाति भी है यहाँ पे 8.3%, जो मेइती मुस्लिम में ही आते हैं। और कुछ जो है पॉलीएथेइस्ट है, मतलब बहुत सारे धर्म को, मतलब उनका कोई एक ऐसा नहीं है कि किसी एक विचार को या किसी एक धर्म को मानने वाले हैं, उनमें जो है मिक्स पाया जाता है। तो इस तरह से जब देखेंगे यहाँ पे ये जनजाति का यहाँ पे स्थिति है। तो अब ये हुआ क्या है यहाँ पे, अगर आपने, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। जब 2023 में क्या हुआ था कि जो मेइती जनजाति है वो मांग रही थी, डिमांड कर रही थी कि हमको जो है, वो ओबीसी में आते हैं, वो उन्होंने डिमांड किया कि हमको जो है एसटी में शामिल किया जाए, और एसटी में शामिल किया जाए। और ये लोग जो नागा हैं, कुकी हैं, ये लोग एसटी में हैं। तो इनको ये लगा कि कहीं ना कहीं जो है हमारे जो है
जो संसाधन है या फिर हमारा जो अभी तक का जो मतलब चीज थी उसको जो है गड़बड़ किया जा रहा है। और ये जो है हमारी जो है मतलब हमारी पहचान के लिए संकट है। तो इस कारण से देखेंगे, अगर 2023 की घटना को देखेंगे तो यहाँ से ये जो आंदोलन शुरू हुआ, कैसे हाईकोर्ट ने कहा कि आप दे दीजिए, मतलब सरकार को कहा, राज्य सरकार को कहा कि आप केंद्र सरकार को कहिए कि इनको एसटी का मान्यता देना चाहिए। तो इसके कारण से एक जो है वहाँ पे मुहिम शुरू हुई और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको, हाई कोर्ट को बिल्कुल बाद में कहा भी कि इस तरह की चीज़ें नहीं डिसीजन देना चाहिए। तो ये सब घटनाक्रम था, इसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। पहले ओवरऑल आप मणिपुर को एक बार समझ लीजिए, जो मैंने अभी बताया कि मणिपुर का क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, क्या कल्चर है। देन उसके बाद हम कल समझेंगे कि अभी जो वर्तमान में चीज़ें हो रही हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।